नमस्कार दोस्तों, टेल्स बाय संदीप में आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउंड ऑफ द भास्करविल की पूरी कहानी। एक ऐसी रहस्यमयी ऑडियो बुक जिसकी शुरुआत होती है एक अनसुलझी मौत से और जिसके पीछे छुपा है एक शैतानी शिकारी हाउंड की दहशत भरी दास्तान, जिसके पंजों में बंधा है पूरा भास्करविल परिवार का भविष्य। सवाल ये है, क्या वाकई किसी श्राप ने इस खानदान का पीछा किया है? क्या एक ऐसा हाउंड जो नरक से निकलकर आया लगता है सच में मौजूद हो सकता है, या फिर ये सब सिर्फ एक इंसानी दिमाग की साजिश है जो डर की परछाई में खेल खेल रहा है? जब शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन को इस केस की गुत्थी सुलझाने का न्योता मिला तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बार उन्हें सिर्फ अपने दिमाग से नहीं, दिल की ताकत से भी लड़ना होगा, क्योंकि जिस जगह वे जाने वाले थे वहां तर्क की नहीं, डर की हुकूमत थी। एक गुर्राता हाउंड, चीखती हवाएं, दलदल की खामोश गहराई और एक खून से सना हुआ वंश। ये सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं, ये है एक ऐसा रहस्य जो जितना उजागर होता जाता है उतना ही डरावना हो जाता है। तो चलिए हमारे साथ इस दिल दहला देने वाली कहानी में कदम रखिए और जानिए क्या है हाउंड ऑफ द भास्करविल की असली सच्चाई। और हाँ, अगर आपको ये रहस्य पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल टेल्स बाय संदीप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार क्या पता आपकी खिड़की के बाहर भी कोई हाउंड गुर्रा रहा हो। एक बार की बात है, शेरलॉक होम्स अपने बेकर स्ट्रीट स्थित आलीशान कमरे में आराम से बैठे थे। उनके साथ हमेशा की तरह उनके वफादार और समझदार मित्र डॉक्टर वॉटसन भी मौजूद थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुए डॉक्टर जेम्स मॉर्टिमर, एक घबराया हुआ चेहरा जिसकी आंखों में बेचैनी और डर साफ दिखाई दे रहा था। शेरलॉक होम्स ने शांत स्वर में पूछा, आप यहां किस कारण से आए हैं? तो मॉर्टिमर ने जवाब दिया कि वह सर चार्ल्स भास्करविल की रहस्यमयी मौत के सिलसिले में मदद चाहते हैं। जब होम्स ने उन्हें विस्तार से बात बताने को कहा तो डॉक्टर मॉर्टिमर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वह इस केस पर चर्चा करने से पहले एक पुरानी कहानी से परिचय कराना चाहते हैं, भास्करविल परिवार पर लगे उस श्राप की कहानी से, जो उन्हें लगता है कि सर चार्ल्स की मृत्यु से सीधे जुड़ी है। इसके बाद डॉक्टर मॉर्टिमर ने शेरलॉक और वॉटसन को भास्करविल खानदान से जुड़ी उस भयावह कहानी के बारे में बताना शुरू किया, जिसने न सिर्फ एक पूरे परिवार को भय के साए में रखा बल्कि अब एक नई जान को भी खतरे में डाल दिया है। आखिर सर चार्ल्स की मौत का रहस्य क्या है? भास्करविल श्राप की उस कहानी में ऐसा क्या छुपा है जिसने डॉक्टर मॉर्टिमर की रातों की नींद छीन ली है? और क्या वाकई ये कोई प्राचीन अभिशाप है या फिर किसी इंसानी दिमाग की सोची समझी साजिश? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हाउंड ऑफ द भास्करविल की इस रहस्य और रोमांच से भरी कहानी में। श्राप की यह कहानी शुरू होती है भास्करविल हवेली के एक प्राचीन युग में। दिखाया जाता है कि सर ह्यूगो भास्करविल क्रूर, बेपरवाह और पापी आदमियों में शुमार थे। एक रात उन्होंने नजदीकी गांव के एक किसान की खूबसूरत बेटी को बलपूर्वक पकड़ लिया और अपनी हवेली के ऊपर वाले कमरे में कैद कर दिया। कैद करने के बाद ह्यूगो अपने दोस्तों के साथ नीचे शराब पीने लगा। वह नशे में चूर था। उधर लड़की अपने कमरे में चीख चिल्ला रही थी, लेकिन नीचे के शोर शराबे के कारण किसी ने उसकी चीख पुकार नहीं सुनी। लड़की को जब कुछ और उपाय नहीं सूझा तो उसने एक खतरनाक फैसला किया। उसने कमरे में मौजूद कपड़ों और पर्दों की मदद से एक लंबी रस्सी बनाई और उसे खिड़की से नीचे लटकाकर सुरक्षित नीचे उतर आई। फिर वह तेजी से अपने घर मूर की ओर भाग पड़ी। अपनी जान बचाने के लिए उसे रात के इस खतरनाक रास्ते को तय करना जरूरी था। उसके पास और कोई चारा नहीं था। जब सर ह्यूगो की शराब की पार्टी खत्म हुई और शोरगुल शांत हुआ तो ह्यूगो लड़की के कमरे में अपने काले मंसूबे पूरे करने गया। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि लड़की अपने कमरे से भाग चुकी है। वह गुस्से में बौखला उठा और अपने साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर उसकी तलाश में निकल पड़ा। उसने कसम खाई कि अगर आज शैतान उसकी मदद करे और वह लड़की को ढूंढ पाए तो वह अपनी आत्मा शैतान को सौंप देगा। उस वक्त मानो सचमुच ह्यूगो के अंदर किसी शैतानी आत्मा का वास हो गया। सभी मूर के रास्ते उस लड़की की खोज में निकल पड़े। अपने साथियों को पीछे छोड़ते हुए ह्यूगो सबसे आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद उसके साथी ये देखकर दंग रह गए कि उनके शिकार पर जाने वाले कुत्ते, जो आमतौर पर बेहद उग्र होते थे, अब डर के मारे कांप रहे थे। ह्यूगो के साथी जब आगे जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि वह लड़की, जिसका सब पीछा कर रहे थे, डर और थकान के कारण मृत पड़ी थी। और दूसरी तरफ एक शिकारी खौफनाक हाउंड, जो आकार में बहुत बड़ा था, ह्यूगो के शरीर को अपने नुकीले दांतों से बुरी तरह चीर रहा है।
कुछ ही पलों में वह ह्यूगो का सिर उसके शरीर से अलग कर चुका था। वातावरण में चारों ओर दहशत फैल गई थी। जब उस हाउंड की आग जैसी लाल दहकती आंखों ने ह्यूगो के साथियों को देखा तो उन सबकी सांसें मानो थम सी गई हों। वह हाउंड तेजी से उनकी ओर बढ़ा और उनमें से कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस दिन के बाद से कहा जाता है कि यह खौफनाक हाउंड अब पूरे भास्करविल वंश को शाप देता रहेगा और पूरे भास्करविल परिवार को एक एक करके मौत के घाट उतारेगा। वर्षों से इस दंतकथा की छाया भास्करविल परिवार पर गहरी दहशत की तरह छाई रही। आगे क्या होगा कहानी में? क्या सच में कोई पुरानी खूंखार हाउंड भास्करविल का श्राप बनकर भास्करविल परिवार को खत्म कर रहा है? क्या शेरलॉक इस केस को अपने हाथ में लेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हाउंड ऑफ द भास्करविल की इस रोमांचक और रहस्यपूर्ण कहानी में। भास्करविल परिवार की यह खौफनाक कहानी सुनाने के बाद डॉक्टर मॉर्टिमर शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन को बताते हैं कि हाल ही में सर चार्ल्स भास्करविल की मृत्यु रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई है। हालांकि सबका मानना है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, पर डॉक्टर मॉर्टिमर को संदेह है कि इसकी जड़ें भास्करविल परिवार पर लगे उस पुराने श्राप से जुड़ी हुई हैं, जो साफ साफ इशारा करता है उस शापित शिकारी हाउंड की तरफ। डॉक्टर मॉर्टिमर बताते हैं कि सर चार्ल्स इस श्राप के बारे में भली भांति जानते थे और भीतर ही भीतर उससे डरे हुए भी थे। जिस स्थान पर चार्ल्स की मृत्यु हुई वहां इंसानी हथेली जितने बड़े पंजों के निशान पाए गए थे। भले ही उनके शरीर पर किसी शिकारी जानवर के हमले के निशान नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव साफ इशारा कर रहे थे कि मरने से पहले उन्होंने कुछ भयानक राक्षसी चीज देखी थी। यह सब सुनकर शर्लॉक और वॉटसन स्तब्ध रह जाते हैं। हालांकि शर्लॉक इस तरह की बातों पर जल्दी यकीन नहीं करता, पर वॉटसन की आंखों की चुप्पी मानो शर्लॉक से कह रही थी कि इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर मॉर्टिमर आगे बताते हैं कि सर चार्ल्स का अब कोई निकट संबंधी नहीं बचा है सिवाय उनके दूर के भतीजे सर हेनरी भास्करविल के, जो विदेश से लौटे हैं। मॉर्टिमर, जो सर चार्ल्स के करीबी मित्र और सलाहकार रहे हैं, अब शर्लॉक से निवेदन करते हैं कि वो इस रहस्यमयी मामले को अपने हाथ में लें और सर हेनरी की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही साथ इस खतरनाक हाउंड से जुड़ी पहेली को भी सुलझाएं। शर्लॉक इस रहस्यमयी केस को स्वीकार कर लेता है और डॉक्टर मॉर्टिमर से कहता है कि वे अगली सुबह सर हेनरी को लेकर उनके पास आई। आखिर ऐसा क्या देखा था चार्ल्स भास्करविल ने जिसे उन्हें इस हद तक डरा दिया था कि उनकी जान ही चली गई? क्या शर्लॉक इस केस की पहेली सुलझा पाएगा? क्या भास्करविल का वह खूंखार हाउंड सच में मूर में खुला घूम रहा है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हाउंड ऑफ द भास्करविल की इस कहानी में। ठीक सुबह 10 बजे डॉक्टर मॉर्टिमर सर हेनरी भास्करविल के साथ शेरलॉक होम्स के घर पहुंचे। सर हेनरी लगभग 30 वर्ष के आत्मविश्वासी और मजबूत कदकाठी वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर मॉर्टिमर ने शेरलॉक और वॉटसन से सर हेनरी का परिचय कराया। सर हेनरी थोड़े से परेशान लग रहे थे। शेरलॉक द्वारा इसका कारण पूछने पर सर हेनरी एक पत्र शेरलॉक को देते हुए बताते हैं कि यह पत्र मुझे आज सुबह ही मेरे होटल के कमरे से मिला। शेरलॉक वह पत्र खोलता है और उसमें लिखा हुआ पढ़ता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मूर से दूर रहो। इसके बाद सर हेनरी बताते हैं कि मॉर्टिमर और मेरे अलावा किसी को नहीं पता था कि हम नॉर्थम्बरलैंड होटल ठहरे हुए हैं। शेरलॉक समझ जाता है कि कोई है जो सर हेनरी पर अपनी कड़ी नजर जमाए बैठा है, कोई है जो सर हेनरी का पीछा कर रहा है, और जिसने भी ये पत्र सर हेनरी को लिखा है वह नहीं चाहता कि सर हेनरी मूर की तरफ अपने कदम रखें। या तो वह नहीं चाहता कि सर हेनरी भास्करविल जाकर अपनी संपत्ति को संभालें, शायद वह ऐसा संपत्ति के लालच में कर रहा है, या तो ये पत्र सर हेनरी को किसी ऐसे शख्स ने लिखा है जो सर हेनरी की सच में परवाह करता है और भास्करविल श्राप में विश्वास रखता है और सर हेनरी को उस खूंखार हाउंड के श्राप से बचाना चाहता है। सर हेनरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये केस इस पत्र के कारण अब और पेचीदा, डरावना और रहस्यमयी होता जा रहा था। आगे सर हेनरी बताते हैं कि मेरा होटल से एक नया जूता चोरी हुआ है, क्या इसका इस केस से कुछ संबंध हो सकता है? ये बात सुनकर शेरलॉक आश्वासन देता है कि नया जूता चोरी होना एक आम बात हो सकती है, जरूर किसी ने नए जूते के लालच में ऐसा किया होगा। आगे शेरलॉक द्वारा सर हेनरी के भास्करविल जाने के निर्णय पर सवाल करने पर सर हेनरी जवाब देते हैं कि उन्हें अब भी इस विषय में थोड़ा और विचार करने की जरूरत है। इसके बाद सभी अगले दिन मिलने का निर्णय करते हैं। डॉक्टर मॉर्टिमर सर हेनरी के साथ होटल की ओर निकल जाते हैं जहां सर हेनरी ठहरे हुए थे। जैसे ही डॉक्टर मॉर्टिमर और सर हेनरी बाहर निकले, शर्लॉक अपने साथी वॉटसन के साथ उनका पीछा करने निकल गया। शर्लॉक को शक था कि वह व्यक्ति जो सर हेनरी पर नजर रखे हुए हैं वह जरूर इस वक्त भी उनका पीछा कर रहा होगा। शर्लॉक का यह अनुमान सही साबित होता है।
थोड़ी दूर चलने पर शर्लॉक और वॉटसन देखते हैं कि एक लंबी घनी दाढ़ी वाला व्यक्ति एक घोड़ा गाड़ी में बैठा हुआ था और लगातार सर हेनरी पर नजरें गड़ाए बैठा था। जैसे ही शर्लॉक उसे पकड़ने उसकी ओर बढ़ता है, वह रहस्यमयी व्यक्ति शर्लॉक को देख लेता है और घोड़ा गाड़ी के ड्राइवर को तुरंत गाड़ी तेजी से भगाने को कहता है और कुछ ही पल में वह बहुत दूर जा चुका होता है। क्योंकि शर्लॉक उस व्यक्ति का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, पर अब उसे इस केस से जुड़ा पहला सुराग मिल चुका था, एक लंबी घनी दाढ़ी वाला व्यक्ति। शर्लॉक और वॉटसन दोनों वहां से वापस अपने घर 221B बेकर स्ट्रीट आ जाते हैं। अगले दिन तैयार होकर शर्लॉक और वॉटसन सीधे उस ओर बढ़ते हैं जहां वह होटल है जिसमें सर हेनरी ठहरे हुए थे। शर्लॉक अपनी जांच होटल से शुरू करता है। वह होटल के रजिस्टर को जांचता है, पर उसमें उसे किसी ऐसे व्यक्ति के वहां ठहरने की कोई संभावना नहीं लगती। शर्लॉक और वॉटसन सीढ़ियों से होते हुए सर हेनरी के कमरे की ओर बढ़ते हैं। शर्लॉक देखता है कि सर हेनरी होटल के स्टाफ पर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि सर हेनरी का एक नया जूता होटल से चोरी हो गया था जिसे अभी तक सर हेनरी ने पहना तक नहीं था। शर्लॉक सर हेनरी को शांत कर उनके कमरे में ले आते हैं। सर हेनरी थोड़ी देर होटल स्टाफ की बुराई करते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। इसके बाद सभी केस से जुड़ी बातें शुरू होती हैं। शर्लॉक सर हेनरी और डॉक्टर मॉर्टिमर को बताता है कि जब वे कल उसके घर से निकले थे तो कोई व्यक्ति उनका पीछा कर रहा था। यह सुनकर सर हेनरी और मॉर्टिमर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। शर्लॉक डॉक्टर मॉर्टिमर से पूछता है कि क्या भास्करविल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी लंबी घनी दाढ़ी हो। जवाब में मॉर्टिमर भास्करविल हवेली के बटलर बैरीमोर का नाम लेते हैं जो हवेली की देखरेख करता है। आखिर कौन है वो व्यक्ति जो सर हेनरी का पीछा कर रहा है? क्या लंबी घनी दाढ़ी वाला व्यक्ति बटलर बैरीमोर ही इस पहेली का जवाब है? क्या सर हेनरी अपनी संपत्ति संभालने भास्करविल जाएंगे या हाउंड के डर से वो लंदन में ही रुक जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हाउंड ऑफ द भास्करविल की इस कहानी में। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वह व्यक्ति बैरीमोर ही था या कोई और, शर्लॉक भास्करविल हवेली में बटलर बैरीमोर को एक टेलीग्राम भेजता है जिसमें उससे पूछा जाएगा कि क्या सर हेनरी के स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। यह टेलीग्राम केवल बैरीमोर के हाथों में ही दिया जाएगा, अगर ताकि बैरीमोर भास्करविल में मौजूद नहीं होगा तो टेलीग्राम वापस आ जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बैरीमोर इस समय लंदन में सर हेनरी का पीछा कर रहा था या नहीं। शर्लॉक ऐसा करने के पीछे का कारण बताते हुए कहता है कि हम कोई भी सुराग यूं ही नहीं जाने दे सकते। बातचीत के दौरान डॉक्टर मॉर्टिमर शर्लॉक को बताते हैं कि सर चार्ल्स की मृत्यु के बाद भास्करविल संपत्ति से कई लोगों को फायदा हुआ है, जिनमें खुद बटलर बैरीमोर, डॉक्टर मॉर्टिमर खुद भी और आसपास के गांवों के लोग भी शामिल हैं। सर चार्ल्स ने अपनी वसीयत से कई लोगों को लाभ पहुंचाया था। वह एक अच्छे इंसान थे, ऐसे में लालच के चलते कोई भी उनकी हत्या करने की सोच सकता है। शर्लॉक संपत्ति की बात सुनकर पूछता है कि सर हेनरी के बाद ये संपत्ति आखिर किसे मिलने वाली है। मॉर्टिमर जवाब में बताते हैं रॉजर भास्करविल को, जो कि सर चार्ल्स के एक छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया था और उनका देहांत हो चुका है। तो ये सारी संपत्ति डेसमंड परिवार को जाएगी, जो दूर के रिश्तेदार हैं। जेम्स डेसमंड वेस्टमोरलैंड में एक वृद्ध पादरी हैं। वह एक बेहद आदरणीय और संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने सर चार्ल्स द्वारा दी जा रही कोई भी सहायता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जबकि सर चार्ल्स ने उन्हें जोर देकर आर्थिक सहायता देने की कोशिश की थी। इसके बाद शर्लॉक अपनी अंतिम टिप्पणी करता है कि सर हेनरी, इस केस में आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपके साथ अपने सबसे विश्वस्त साथी डॉक्टर जॉन वॉटसन को भेज रहा हूं, जो वहां जाकर मुझे पल पल की खबर देगा। शर्लॉक बताते हैं कि वो जल्द ही सर हेनरी से मिलने आएंगे, जैसे ही उनका लंदन का जरूरी काम खत्म हो जाएगा। शर्लॉक सर हेनरी को मूर में अकेले न जाने की हिदायत भी देता है और यह भी चेतावनी देता है कि रात के समय वे मूर में बिल्कुल न जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। सर हेनरी शर्लॉक की बात मान जाते हैं और सभी अगले दिन की यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। सब कुछ तय हो चुका था कि इतने में सर हेनरी को उनका नया जूता, जो चोरी हो गया था, अलमारी के नीचे पड़ा मिल जाता है, जिससे उनका गुस्सा अब होटल स्टाफ के लिए कुछ कम हो जाता है। पर अब उनका पुराना जूता चोरी हो चुका था। शर्लॉक इस बात से परेशान होता है कि अगर किसी ने जूता चुराना ही था तो पुराना क्यों, और फिर यह नया जूता यहाँ क्यों रख दिया गया। जरूर जूते का खोना इस केस से संबंधित है। इसके बाद शेरलॉक को अपने द्वारा बैरीमोर को भेजे गए टेलीग्राम का उत्तर मिल चुका था, जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया था कि बटलर बैरीमोर लंदन में नहीं बल्कि बास्करविल हॉल में ही मौजूद है। अब शेरलॉक के पास सिर्फ एक ही सुराग बचा था जिससे वह इस केस में आगे बढ़ सकता था, और वह घोड़ा गाड़ी चालक, जिसकी गाड़ी में वह रहस्यमयी व्यक्ति बैठा था। शेरलॉक एक झूठी शिकायत दर्ज करवाकर उस घोड़ा गाड़ी वाले को अपने घर बुला लेता है। जब वह चालक आता है तो शेरलॉक अपनी शिकायत वापस लेने का वादा करता है और बदले में उससे यह आग्रह करता है कि वह उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बताए जिसे उसने रीजेंट स्ट्रीट में घुमाया था।
घोड़ा गाड़ी वाला बताता है कि उस व्यक्ति ने खुद को शेरलॉक होम्स के नाम से परिचित कराया था और उसे पूरे दिन इधर उधर ले जाने के लिए अच्छा खासा भुगतान भी किया था। जाते जाते उसने बस इतना ही कहा कि उसके बारे में किसी से कुछ न कहा जाए, क्योंकि वह यहाँ एक रहस्यमयी केस के सिलसिले में आया है। शेरलॉक यह सब सुनकर चकित रह गया, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि इस बार उसका सामना किसी आम अपराधी से नहीं, बल्कि एक बेहद चालाक और शातिर दिमाग से हो रहा था। आखिर कौन है वह रहस्यमयी शख्स जिसने सर हेनरी को मूर से दूर रहने की चेतावनी भरा पत्र लिखा? क्या सर हेनरी का नया जूता पहले खो जाना और फिर वापस मिल जाना और उसके बाद पुराना जूता अचानक गायब हो जाना सिर्फ एक संयोग है, या फिर इसके पीछे भी कोई गहरी साजिश छिपी है? और वह व्यक्ति कौन है जो लंदन की सड़कों पर छिपकर सर हेनरी का पीछा कर रहा है? वह चाहता क्या है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हाउंड ऑफ द भास्करविल की इस रोमांचक और रहस्यपूर्ण कहानी में। सभी लोग तय समय पर भास्करविल की यात्रा के लिए स्टेशन पहुंच जाते हैं। शेरलॉक, जो वॉटसन को स्टेशन छोड़ने आया होता है, उससे कहता है कि वह इस केस से जुड़ी हर एक जानकारी उसे पल पल पर भेजता रहे। इसके बाद शेरलॉक, वॉटसन, डॉक्टर मॉर्टिमर और सर हेनरी को अलविदा कह देता है। वॉटसन, मॉर्टिमर और सर हेनरी ट्रेन में बैठकर भास्करविल की रहस्यमयी यात्रा के लिए रवाना हो जाते हैं। लंबी ट्रेन यात्रा के बाद वे एक छोटे से ग्रामीण स्टेशन पर उतरते हैं, जहां से वे ड्राइवर परकिंस की घोड़ा गाड़ी में सवार होकर आगे का सफर तय करते हैं। रास्ता अब एक सुंदर लेकिन वीरान पहाड़ी इलाके से होकर गुजर रहा होता है। तभी वे देखते हैं कि हर तरफ हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात हैं। सर हेनरी यह देखकर परकिंस से पूछते हैं कि आखिर इतनी सुरक्षा क्यों है? परकिंस बताता है कि पास की जेल से एक बेहद खतरनाक अपराधी फरार हो चुका है और माना जाता है कि वह निहायत क्रूर है। यह सुनकर घोड़ा गाड़ी में सवार सभी लोगों के बीच माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। यात्रा आगे बढ़ती है और अब वे सब लंबे फैले सुनसान मैदानों से गुजरते हैं, जहां सर्द हवाएं बदन तक चीरती महसूस होती हैं। अंततः सभी लोग भास्करविल हॉल पहुंचते हैं, जहां बटलर बैरीमोर और उसकी पत्नी मिसेस बैरीमोर उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। डॉक्टर मॉर्टिमर इसके बाद अपने घर की ओर लौट जाते हैं। मिसेस बैरीमोर सभी का सामान भीतर भिजवाती हैं और बैरीमोर ड्राइंग रूम में एक छोटी सी आग जला देता है, ताकि सर हेनरी और वॉटसन लंदन से आई सर्दी की थकान मिटा सकें और हाथ ताप सकें। सारा काम निपटाने के बाद बैरीमोर सर हेनरी और वॉटसन के पास आता है, जो उस समय आग तापते हुए खुद को गर्म कर रहे होते हैं। बैरीमोर विनम्रता से उनके सामने एक बात रखता है। वह सर हेनरी से कहता है कि सर चार्ल्स की मृत्यु के बाद अब इस हवेली में हमारा मन नहीं लगता। सर चार्ल्स की वसीयत से जो धनराशि हमें मिली है, हमने उससे अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने का निश्चय किया है। हालांकि जब तक भास्करविल हॉल के लिए नए नौकर चाकर नहीं मिल जाते, हम यहाँ पूरी निष्ठा के साथ आपकी सेवा करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही कोई नया बटलर नियुक्त हो जाएगा, मैं और मेरी पत्नी यहाँ से चले जाएंगे। सर हेनरी बैरीमोर की इस ईमानदारी और योजना को समझते हुए उसकी बात से सहमति जताते हैं। रात का भोजन करने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में कुछ ऐसा घटता है जो वॉटसन की नींद छीन लेता है। वह सुनता है कि हवेली के गलियारों में किसी महिला के धीरे धीरे रोने की आवाज आ रही है। यह रहस्यमयी और करुणामयी आवाज कुछ देर तक हवेली में गूंजती है और फिर अचानक शांत हो जाती है। वॉटसन कुछ क्षणों तक उस आवाज की दिशा में ध्यान लगाता है, लेकिन अंततः यह सोचकर कि वह सुबह इस बात की जांच करेगा, वह वापस अपने बिस्तर पर लौट आता है। सुबह जब वॉटसन और सर हेनरी नाश्ता कर रहे होते हैं, तो वॉटसन रात की रहस्यमयी घटना का जिक्र सर हेनरी से करता है। सर हेनरी तुरंत बटलर बैरीमोर को बुलवाते हैं और सीधा सवाल करते हैं, क्या रात के समय मिसेस बैरीमोर रो रही थीं? लेकिन बैरीमोर बिना झिझक साफ इनकार कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस उत्तर के बाद बात वहीं समाप्त कर दी जाती है और सभी इस घटना को नजरअंदाज कर देते हैं। नाश्ते के बाद सर हेनरी भास्करविल संपत्ति से जुड़े कागजी कामों में व्यस्त हो जाते हैं और वॉटसन हवेली के गलियारों में टहल रहा होता है। तभी उसकी नजर मिसेस बैरीमोर पर पड़ती है। वह देखता है कि उनकी आंखें लाल और नम हैं, जैसे वह हाल ही में रोई हों। इसी क्षण वॉटसन को स्पष्ट हो जाता है कि बैरीमोर ने सुबह सर हेनरी से झूठ कहा था। रात में कोई और नहीं बल्कि मिसेस बैरीमोर ही रो रही थी। लेकिन सवाल अब यह था कि बैरीमोर ने इतनी साधारण सी बात पर झूठ क्यों बोला? क्या वह किसी और बड़ी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है? वॉटसन के मन में अब बैरीमोर को लेकर संदेह गहराने लगता है। वॉटसन तुरंत निर्णय लेता है कि वह डाकघर जाकर यह सच पता लगाएगा कि शेरलॉक द्वारा भेजा गया टेलीग्राम वास्तव में बैरीमोर के हाथ में दिया गया था या नहीं। चूंकि सर हेनरी उस समय अपने कार्यों में व्यस्त थे, वॉटसन अकेले ही इस मिशन पर निकल पड़ता है। डाकघर पहुंचने पर
जब वॉटसन ने डाकिये से उस टेलीग्राम के बारे में जानकारी ली तो जो जवाब मिला वह चौंकाने वाला था। टेलीग्राम बटलर बैरीमोर को नहीं बल्कि उसकी पत्नी मिसेस बैरीमोर के हाथों में सौंपा गया था। ये सुनते ही वॉटसन का संदेह यकीन में बदल गया। बैरीमोर जरूर कुछ छुपा रहा है। आखिर बैरीमोर वॉटसन और सर हेनरी से क्या छुपा रहा है? क्यों उसने इतनी छोटी बात पर झूठ बोला? क्या वह किसी साजिश में शामिल है या फिर वह अपनी पत्नी के किसी गहरे राज को छुपा रहा है? और ये महिला जो रात में रोती है, कहीं उसकी पीड़ा इस हाउंड के रहस्य से तो नहीं जुड़ी? क्या भास्करविल हॉल की ये शांति केवल बाहर से है और अंदर कुछ बहुत भयावह छुपा हुआ है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हाउंड ऑफ द भास्करविल की इस रोमांचक और रहस्यपूर्ण कहानी में। वॉटसन भास्करविल हॉल लौटने की तैयारी ही कर रहा था कि रास्ते में पीछे से किसी ने उसे पुकारा। वॉटसन पीछे मुड़कर देखता है। वह व्यक्ति था मिस्टर जैक स्टेपलेटन, जो मैरीपिट हाउस में अपनी बहन मिस बेरिल स्टेपलेटन के साथ रहता है। स्टेपलेटन के हाथ में एक तितली पकड़ने वाला जाल था, क्योंकि वह प्रकृति और जीव जंतुओं का गहन अध्ययन करता है। चूंकि शेरलॉक ने वॉटसन से साफ कहा था कि उसे भास्करविल से जुड़े हर व्यक्ति पर नजर रखनी है और उन्हें भली भांति जानना है, इसलिए वॉटसन को मैरीपिट हाउस के लोगों से मिलने का यह अच्छा अवसर लगा। वॉटसन और स्टेपलेटन के बीच बातचीत शुरू होती है। स्टेपलेटन वॉटसन को अपने घर की ओर ले चलते हुए रास्ते में आसपास के इलाके के बारे में जानकारी देता है। इसी दौरान वह वॉटसन को दिखाता है ग्रिम्पेन मायर, एक भयानक दलदली इलाका जिसे वह मौत का दलदल कहता है। वह बताता है कि जो भी इस दलदल में गिरा कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। हालांकि स्टेपलेटन खुद यहाँ कई वर्षों से रह रहा है, इसलिए उसे अच्छी तरह पता है कि किस जगह पर कदम रखना सुरक्षित है और किस जगह एक गलती जानलेवा साबित हो सकती है। बातचीत के दौरान ही स्टेपलेटन वॉटसन को अपने घर आने का निमंत्रण देता है और दोनों मैरीपिट हाउस की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी चारों ओर की वादियों में एक डरावनी और दिल दहला देने वाली गर्जना गूंज उठती है, मानो किसी शैतानी जीव की दहाड़ हो। वॉटसन चौंक कर पूछता है कि यह किस चीज की आवाज थी। स्टेपलेटन बेहद सामान्य लहजे में जवाब देता है, यही वो आवाज है जिसे लोग भास्करविल के खूंखार हाउंड की चीख मानते हैं। लेकिन मैं इन दंत कथाओं पर यकीन नहीं करता। अब वे दोनों घर के पास पहुंचते हैं। तभी स्टेपलेटन की नजर एक दुर्लभ प्रजाति की तितली पर पड़ती है और वह अचानक जोश में आकर पागलों की तरह उसका पीछा करने के लिए मैदान की ओर दौड़ पड़ता है। स्टेपलेटन के जाते ही एक बेहद खूबसूरत और तेज चेहरा वॉटसन के सामने आता है। एक महिला वॉटसन की ओर तेजी से बढ़ती है और फुसफुसाकर कहती है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी जान की परवाह करते हैं तो फौरन लौट जाइए। इस चेतावनी से पहले वॉटसन कुछ पूछ पाता, स्टेपलेटन वापस लौट आता है। उसे देखते ही वह महिला अचानक गंभीर हो जाती थी, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। वह अपने व्यवहार को साधारण बना लेती है, मानो वह वॉटसन से अभी अभी पहली बार मिल रही हो। कुछ ही देर में वॉटसन को पता चलता है कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि जैक स्टेपलेटन की बहन मिस बेरिल स्टेपलेटन है। परिचय के दौरान ही वॉटसन यह महसूस करता है कि मिस स्टेपलेटन के चेहरे के हाव भाव तेजी से बदलते हैं, मानो वह कुछ छुपा रही हो या किसी बात से डर रही हो। वॉटसन ने अब तक मिस स्टेपलेटन से सीधे तौर पर कुछ नहीं पूछा था, लेकिन उसके मन में यह सवाल लगातार उठ रहा था, आखिर उन्होंने उसे वहां से जाने की चेतावनी क्यों दी थी? उसकी जिंदगी को किस चीज से खतरा था? और अगर वह सच में कुछ कहना चाहती थी तो वह बात अपने भाई के सामने क्यों नहीं कह सकी? इन सवालों से घिरा वॉटसन जब मैरीपिट हाउस में दाखिल होता है तो वहां कोई खास सजावट, गतिविधि या विलासिता नहीं देखता, बस एक साधारण सादा सा घर। ये देखकर वह हैरान होता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो प्रकृति और जीवों का विद्वान है अपनी बहन के साथ ऐसी जगह क्यों रह रहा है। आखिरकार वॉटसन खुद को रोक नहीं पाता और स्टेपलेटन से सीधा सवाल कर ही देता। स्टेपलेटन सहजता से जवाब देता है, दरअसल पहले हमारा इंग्लैंड में एक स्कूल हुआ करता था, लेकिन महामारी के समय सब कुछ बिगड़ गया और स्कूल बंद करना पड़ा। इसके बाद मैंने वह जीवन हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और यहाँ अपनी बहन के साथ एक शांत और सादा जीवन जीने लगा। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। अब वॉटसन भी स्टेपलेटन परिवार से विदा लेने की अनुमति मांगता है। जैक स्टेपलेटन मुस्कुराते हुए कहता है कि वह आज रात सर हेनरी से मिलने भास्करविल हॉल आएगा। इसके बाद वॉटसन मैरीपिट हाउस से निकल पड़ता है और पगडंडियों पर अकेले चलते हुए वापसी की राह पकड़ता है। अब तक वह कुछ ही दूर चला था कि उसे एक परिचित चेहरा सामने दिखाई देता है। सामने खड़ी थी मिस बेरिल स्टेपलेटन, जो वॉटसन का इंतजार कर रही थी। वॉटसन यह देखकर चौंक जाता है, आखिर वह इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुंच गई? मिलते ही दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। मिस स्टेपलेटन धीमे स्वर में कहती हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी उस वक्त आपसे कहा कृपया उसे भूल जाइए, और सबसे जरूरी बात, इस बारे में मेरे भाई से कभी भी जिक्र मत कीजिएगा। वॉटसन गंभीरता से पूछता है, पर आपने मुझे वहां से वापस लंदन लौट जाने की चेतावनी क्यों दी थी? आपने कहा था कि मेरी जान को खतरा है। इस पर मिस स्टेपलेटन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जवाब देती है, मैंने आपको सर हेनरी समझ लिया था। दरअसल मेरी चेतावनी आपके लिए नहीं, सर हेनरी के लिए थी। मैंने पहले भी सर हेनरी को पत्र लिखकर यहाँ न आने के लिए कहा था जब वे लंदन में ठहरे हुए थे।
मैंने पत्र में उन्हें साफ साफ भास्करविल के मोड़ से दूर रहने के लिए कहा था। वॉटसन और ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। लेकिन आप यह बात अपने भाई के सामने क्यों नहीं कह सकती? वह भी तो सर हेनरी की भलाई ही चाहता है। मिस स्टेपल्टन का चेहरा तनाव से भर उठता है। वह कहती हैं, मेरे भाई को डर है कि अगर सर हेनरी को यह सब बताया गया तो वह घबराकर वापस लंदन न लौट जाए, और अगर ऐसा हुआ तो गांव वालों की भास्करविल से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो जाएगी। इसका सीधा असर हमारे परिवार पर भी पड़ेगा। वॉटसन अब यह समझ चुका था कि इस रहस्यमयी कहानी के पीछे सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि कई आर्थिक और व्यक्तिगत मजबूरियां भी छिपी हैं, और शायद भाई बहन के बीच भी कोई अनकही कशमकश। ये सब बातें जानने के बाद वॉटसन भास्करविल हॉल वापस लौट आया। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। जिस व्यक्ति ने सर हेनरी को लंदन में रहस्यमयी चेतावनी वाला पत्र लिखा था वह कोई और नहीं बल्कि मिस बेरिल स्टेपल्टन ही थी। अब वॉटसन के लिए यह साफ हो चुका था कि मिस स्टेपल्टन सर हेनरी की भलाई चाहती थी, लेकिन कोई ऐसा कारण था जो उन्हें सच्चाई को खुलकर सामने लाने से रोक रहा था। क्या वाकई मिस स्टेपल्टन सिर्फ सर हेनरी की भलाई चाहती हैं, या उनके डर और खामोशी के पीछे छिपा है कोई बड़ा राज? और आखिर क्यों स्टेपल्टन भाई बहन एक सादे जीवन की आड़ में किसी गहरे खेल का हिस्सा लगते हैं? क्या भास्करविल हॉल की दीवारों से कोई अदृश्य नजर अब भी सबको देख रही है? जानने के लिए जुड़े रहिए हाउंड ऑफ द भास्करविल की अगली कड़ी में। लंदन से रवाना होते समय शेरलॉक होम्स ने वॉटसन से कहा था कि वह भास्करविल हॉल में घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना की जानकारी उसे चिट्ठियों के माध्यम से भेजता रहे। वॉटसन अपनी चिट्ठियों में शेरलॉक को बताता है कि मूर के विशाल मैदानों का वातावरण गहरे सन्नाटे और निराशा से भरा हुआ लगता है, जैसे वहां वर्तमान का कोई अस्तित्व ही न हो। चारों ओर फैली प्राचीन कब्रें, पत्थर, झोंपड़ियां और मोनोलिथ इस जगह को ऐसा रूप देते हैं जैसे किसी आदिम आत्मा की मौजूदगी हर दिशा में भटक रही हो। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस माहौल को देखकर सहज ही भयभीत हो जाए। मिस्टर जैक स्टेपल्टन पहले ही दिन सर हेनरी से मिलने भास्करविल हॉल आया था। दोनों के बीच लंबी और सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। बाद में सर हेनरी स्टेपल्टन के आमंत्रण पर मेरीपिट हाउस पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात स्टेपल्टन की बेहद आकर्षक बहन मिस बेरिल स्टेपल्टन से हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि सर हेनरी और मिस स्टेपल्टन के बीच प्रेम संबंध की शुरुआत हो चुकी है। अब वे रोज मिलने लगे हैं। लेकिन दूसरी ओर जैक स्टेपल्टन के व्यवहार में एक अजीब सी जलन और असहमति दिखती है, मानो वह इस रिश्ते से प्रसन्न नहीं है। जैक स्टेपल्टन ने सर हेनरी को न केवल उस जानलेवा दलदली इलाके में घुमाया बल्कि उन्हें उस जगह भी ले गया जहां सर चार्ल्स की मृत्यु हुई थी। वहीं दूसरी ओर खूनी अपराधी सेल्डन के जेल से भागने को 2 हफ्ते बीत चुके हैं। चूंकि किसी ने उसे देखा नहीं, स्थानीय लोग मान बैठे हैं कि वह मूर छोड़कर कहीं और चला गया है, और इस सोच से गांव वालों ने राहत की सांस ली है। लेकिन वॉटसन को चिंता है कि स्टेपल्टन परिवार इतना एकाकी जीवन जीता है कि यदि वह कैदी उस दिशा में पहुंच गया तो वे खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से सर हेनरी और वॉटसन ने स्टेपल्टन परिवार की सुरक्षा के लिए एक घुड़सवार नौकर भेजने की योजना बनाई। लेकिन जब उन्होंने यह प्रस्ताव स्टेपल्टन के सामने रखा तो उसने इसे ठुकरा दिया। इसी दौरान वॉटसन की मुलाकात एक अजीब आदमी से होती है। नाम है मिस्टर फ्रैंकलैंड। ये जनाब दिन रात अपनी छत पर दूरबीन लगाए बैठे रहते हैं, बस मूर के मैदानों में उस भागे हुए कैदी की तलाश करते रहते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा रहस्यमय बात है वो जुड़ी है भास्करविल के बटलर बैरीमोर से। वॉटसन को उस पर अब शक होने लगा है। वो अपने खत में शेरलॉक को लिखता है कि उसने बैरीमोर को कई बार रात के समय हवेली के गलियारों में चुपचाप घूमते देखा है। हर रात बैरीमोर एक ऐसे कमरे में जाता है जो पूरी तरह खाली है, लेकिन वहां से मूर का पूरा इलाका साफ साफ दिखता है। बैरीमोर उस खिड़की के पास खड़ा होकर मोमबत्ती की लौ को शीशे से सटाकर बाहर अंधेरे में घूरता रहता है, जैसे किसी को कोई इशारा कर रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेकर मोमबत्ती बुझाकर वापस लौट जाता है। वॉटसन के दिमाग में यह सवाल घूम रहा था कि आखिर बैरीमोर ये सब क्यों करता है और ये इशारा आखिर किसके लिए है। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उसने सर हेनरी को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। एक रात दोनों ने मिलकर बैरीमोर की निगरानी शुरू की। जैसे ही बैरीमोर फिर उसी कमरे की तरफ गया, वॉटसन और सर हेनरी उसके पीछे पीछे दबे पांव पहुंच गए। दोनों ने अपनी आंखों से देखा कि बैरीमोर खिड़की के पास खड़ा है और मोमबत्ती से बाहर किसी को इशारा कर रहा है। तभी दोनों अचानक उसके सामने आ जाते हैं और सख्ती से पूछते हैं कि यह सब क्या चल रहा है। पहले तो बैरीमोर साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब सर हेनरी पुलिस बुलाने की धमकी देते हैं तो माहौल और गंभीर हो जाता है। तभी अंधेरे में छुपी मिसेस बैरीमोर सामने आ जाती हैं और रोते हुए कहती हैं कि यह सब उन्होंने बैरीमोर से खुद करने को कहा था। वो पुलिस को ना बुलाने की गुजारिश करती हैं और पूरी सच्चाई बताती हैं।
वो बताती हैं कि जो संकेत दिए जा रहे थे वो उनके भाई के लिए थे, जिसका नाम है शेल्डन, वही भगोड़ा कैदी। बैरीमोर सिर्फ उसकी मदद कर रहा था क्योंकि मिसेस बैरीमोर अपने भाई को भूख से मरते नहीं देख सकती थी। मिसेस बैरीमोर ने कबूल किया कि उन्होंने अपने भाई के लिए बैरीमोर से मदद मांगी थी। भले ही शेल्डन एक अपराधी है, लेकिन मिसेस बैरीमोर के लिए वह आज भी उनका छोटा भाई है। वह बताती हैं कि उन्हें डर था कहीं वह भूख प्यास से ना मर जाए, क्योंकि वह भास्करविल के पास के ही दलदली इलाके में छिपा हुआ है। इसीलिए उन्होंने बैरीमोर को हर रात खाने का इशारा देने के लिए भेजा। सर हेनरी को बैरीमोर दंपति की मजबूरी समझ में आती है और वो उन्हें डांटने या सजा देने की बजाय वापस उनके कमरे में लौट जाने की इजाजत दे देते हैं। हालांकि बैरीमोर के इरादे भले ही सही हों, पर सर हेनरी अब भी गुस्से में हैं क्योंकि एक खूंखार अपराधी खुले में घूम रहा है। वो तय करते हैं कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। सर हेनरी और वॉटसन दोनों हाथ में रिवॉल्वर लेकर उसी टिमटिमाती लॉ की दिशा में निकल पड़ते हैं। मूसलाधार हवा और बारिश के बीच वे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां वह रोशनी दिखी थी। जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं, उन्हें कीचड़ से सना हुआ, बिखरे बालों और डरावने चेहरे वाला एक आदमी दिखता है। वह और कोई नहीं बल्कि शेल्डन ही था। सर हेनरी ने उसे आवाज दी और कहा कि वह उसके भले के लिए आया है, लेकिन शेल्डन उनकी बात सुने बिना ही अचानक भागने लगता है। वॉटसन और सर हेनरी उसका पीछा करते हैं, पर वह पहाड़ियों और अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ ही पलों में उनकी आंखों से गायब हो जाता है। आखिर शेल्डन किससे डर रहा था? क्यों उसने सर हेनरी की मदद लेने की बजाय भाग जाना बेहतर समझा? क्या मूर के अंधेरे में कोई और भी है जो इस पूरे खेल की असली चाल चला रहा है? जानने के लिए तैयार हो जाइए एक और परत के खुलासे की तरफ, हाउंड ऑफ द भास्करविल के अगले भाग में। वॉटसन और सर हेनरी अब वापस लौटने ही वाले थे कि तभी वॉटसन की नजर एक चौंकाने वाले दृश्य पर पड़ी। दूर एक ऊंचे ग्रेनाइट पत्थर पर एक लंबी दुबली झुकी हुई आकृति खड़ी थी। उसके कंधे नीचे झुके हुए थे, हाथ सीने से लगे हुए, और वो पूरे मूर को जैसे बिना पलक झपकाए घूर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये जगह उसी की हो। वॉटसन को एक पल को लगा कि शायद ये शेल्डन या कोई सिपाही होगा, लेकिन नहीं, ये कोई और ही था। उस अजनबी की मौजूदगी में कुछ तो अजीब था, कुछ ऐसा जो इंसानों जैसा नहीं लगा, मानो वो जंगल की कोई आत्मा हो, कोई छाया, कोई रहस्यमयी निगाह। जैसे ही वॉटसन ने सर हेनरी को वह आकृति दिखानी चाही, वह अचानक गायब हो गई। दोनों अभी इस रहस्य से उबरे भी नहीं थे कि तभी मूर के सन्नाटे में एक डरावनी आवाज गूंज उठी, गहरी, खौफनाक और दिल दहला देने वाली। वही आवाज जिसे भास्करविल के श्राप का प्रतीक माना जाता है, वही हाउंड की भयानक दहाड़। उस आवाज को सुनकर सर हेनरी का चेहरा जर्द पड़ गया, मानो उनकी सांसें थम गई हों। ऐसा लगा जैसे उनकी रगों में खून जम गया हो। उनके शरीर में कंपकंपी दौड़ पड़ी और उन्होंने खुद को जैसे मौत के सामने खड़ा पाया। वॉटसन ने उन्हें जैसे तैसे संभाला और दोनों डर को दबाते हुए धीरे धीरे भास्करविल हॉल की ओर लौट आए। वहां पहुंचने पर बैरीमोर और मिसेस बैरीमोर ने पूछा कि क्या वे शेल्डन को पकड़ लाए हैं। इस पर सर हेनरी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका इरादा सिर्फ शेल्डन की मदद करने का था। उन्होंने वादा किया कि वे पुलिस को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। सुबह जब सर हेनरी और वॉटसन नाश्ता कर रहे थे, तभी बैरीमोर वहां आता है और सर हेनरी से विनती करता है कि वो अब दोबारा उसके साले शेल्डन के पीछे न जाए। वह कहता है कि शेल्डन बहुत जल्द इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा, इसलिए अब किसी को उससे कोई खतरा नहीं रहेगा। सर हेनरी उसकी बात मान लेते हैं और वादा करते हैं कि वे शेल्डन को लेकर अब कोई कदम नहीं उठाएंगे। बैरीमोर यह सुनकर थोड़ा राहत महसूस करता है और फिर एक ऐसी बात बताता है जो सबको चौंका देती है। वह कहता है कि जिस रात सर चार्ल्स की मौत हुई थी, उस रात वो मोरगेट पर किसी महिला से मिलने गए थे। उस महिला का नाम तो नहीं पता, लेकिन उसके नाम के शुरुआती अक्षर थे LL। सर हेनरी तुरंत पूछते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? इस पर बैरीमोर बताता है कि उसकी पत्नी को एक बार सफाई के दौरान सर चार्ल्स के पुराने कमरे में एक जला हुआ खत मिला था। वो खत लगभग पूरी तरह राख बन चुका था, लेकिन उसके आखिरी हिस्से में अब भी कुछ शब्द साफ पढ़े जा सकते थे। उसमें लिखा था, रात 10 बजे यूएलई में मिलिए और कृपया इस पत्र को पढ़ने के बाद जला दीजिए। नीचे सिर्फ नाम के शुरुआती अक्षर दिखाई दे रहे थे। LL वॉटसन ने हैरानी से पूछा, तो फिर तुमने पहले किसी को ये बात क्यों नहीं बताई? बैरीमोर थोड़ा झिझकते हुए जवाब देता है, सर चार्ल्स की इज्जत का सवाल था। अगर लोगों को पता चलता कि वो रात के अंधेरे में किसी महिला से मिलने गए थे तो लोग क्या सोचते? मुझे लगा ये बात छुपा लेना ही ठीक रहेगा। अब वॉटसन के मन में नए सवाल उठने लगे हैं। आखिर कौन थी वो महिला? क्या LL इस रहस्य को सुलझाने की एक अहम कड़ी है? क्या वॉटसन इस सुराग को आगे बढ़ा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल,
शेरलॉक होम्स अब तक कहाँ हैं? अब वॉटसन के सामने दो पेचीदा पहेलियां थीं। पहली ये कि जब वह शेल्डन का पीछा कर रहा था तभी उसे उस वीराने में जो रहस्यमयी आकृति दिखाई दी थी वह आखिर कौन थी? उसका हाव भाव किसी आम इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था, वह कुछ और ही था, मानो मूर की मिट्टी से निकली कोई छाया हो। और दूसरी पहेली यह थी कि एल नाम की वह महिला कौन थी जिसने सर चार्ल्स को ठीक उसी रात मूर में मिलने बुलाया था जिस रात उनकी मौत हुई। इन सवालों से उलझा वॉटसन अब कोई मौका नहीं गंवाना चाहता था। जब उसे समय मिला वह सीधे डॉक्टर मॉर्टिमर से मिलने पहुंच गया। बातचीत की शुरुआत एक छोटे से दुखद समाचार से होती है। डॉक्टर मॉर्टिमर ने बताया कि उनका कुत्ता कहीं गायब हो गया है। वॉटसन ने उन्हें सांत्वना दी और अंदाजा लगाया कि हो सकता है वह ग्रिम्पेन मायर के खतरनाक दलदल में फंस गया हो। मगर यह मुलाकात सिर्फ संवेदना तक ही सीमित नहीं रही, यह बात आगे चलकर बेहद काम आने वाली थी। जब वॉटसन ने हल्के अंदाज में एल नाम की किसी महिला के बारे में जानकारी मांगी तो डॉक्टर मॉर्टिमर ने बताया कि वह महिला है लॉरा लायंस, जो कुंभ ट्रेसी में रहती है और टाइपिंग के काम से अपना गुजारा करती है। फिर मॉर्टिमर ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। लॉरा लायंस दरअसल मिस्टर फ्रैंकलैंड की ही बेटी है। उसने एक बार एक कलाकार से शादी कर ली थी जो बाद में उसे छोड़कर चला गया। इस फैसले से नाराज होकर फ्रैंकलैंड ने भी अपनी बेटी से नाता तोड़ लिया। ऐसे हालात में लॉरा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तभी स्टेपलेटन, सर चार्ल्स और खुद डॉक्टर मॉर्टिमर ने उसकी थोड़ी बहुत मदद की थी। मॉर्टिमर को अचानक यह जिज्ञासा हुई कि वॉटसन आखिर लॉरा लायंस के बारे में इतना जानना क्यों चाहता है, लेकिन वॉटसन बात को टाल गया। उसने मुस्कुराते हुए इधर उधर की बातें शुरू कर दी और कुछ देर बाद भास्करविल हॉल लौट आया। अब वॉटसन जान चुका था कि यह लॉरा लायंस ही है जिससे अगला बड़ा सुराग मिलने वाला है। भास्करविल लौटकर वॉटसन ने बैरीमोर से फिर से शेल्डन के बारे में कुछ और जानकारी जुटानी चाहिए और बातचीत के दौरान उसे यह चौंकाने वाली बात पता चली कि जिस रहस्यमयी व्यक्ति को वॉटसन ने मूर की ऊंचाई पर देखा था उसे शेल्डन ने भी देखा है। बैरीमोर बताता है कि मूर का वह इलाका जो सबसे ज्यादा डरावना और दलदली है, वहां आम लोगों की तो क्या, बहादुरों की भी हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि वहां माना जाता है कि खूंखार हाउंड का साया हमेशा मंडराता रहता है। लेकिन फिर भी वह अजीब सा आदमी बिना किसी डर के उसी इलाके में रहता है जैसे उसे उस हाउंड से कोई डर ही ना हो। बैरीमोर आगे बताता है कि शेल्डन ने उससे कहा था कि उस आदमी के पास एक लड़का आता है जो उसके लिए खाना, जरूरी सामान और बाकी चीजें लेकर जाता है, यानी वह आदमी मूर में अकेला नहीं है, उसकी देखभाल हो रही है। इतना सब सुनने के बाद वॉटसन अब इस बात का संकल्प लेता है कि चाहे जो भी हो वह जल्द ही उस रहस्यमयी व्यक्ति की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेगा। अब वॉटसन का अगला कदम था कुंभ ट्रेसी जाना, जहां वह लॉरा लायंस से मिलने पहुंचा। लॉरा लायंस एक सुंदर और तेज दिमाग की महिला थी जो टाइपिंग का काम करके अपना गुजारा करती थी। वॉटसन ने सीधे उनसे वही सवाल पूछा जो उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था। जिस रात सर चार्ल्स की मृत्यु हुई थी, क्या आपने उन्हें यूएली में मिलने के लिए बुलाया था? लॉरा ने बिना झिझके कहा, हाँ, मैंने उन्हें बुलाया था। मुझे आर्थिक मदद की सख्त जरूरत थी और सर चार्ल्स पहले भी मेरी मदद कर चुके थे, इसलिए मुझे लगा था कि वह इस बार भी मेरी मदद जरूर करेंगे। वॉटसन ने अगला सवाल किया, तो क्या आप उस रात उनसे मिलने पहुंची थीं? लॉरा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं गई, क्योंकि उसी दिन मिस्टर स्टेपलेटन ने मुझसे वादा किया कि वह मेरी मदद करेंगे और उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, इसलिए मुझे लगा कि अब सर चार्ल्स को परेशान करना ठीक नहीं होगा। यह बात सुनकर वॉटसन पूरी तरह चौकन्ना हो गया, क्योंकि अब उसके सामने एक नई कड़ी खुल चुकी थी। क्या सर चार्ल्स की उस रात यूएली में मौजूदगी सिर्फ इत्तेफाक थी या फिर कोई जाल बिछाया गया था? और अगर लॉरा नहीं गई तो क्या कोई और वहां गया था? क्या स्टेपलेटन ने जानबूझकर लॉरा को वहां जाने से रोका था? और अगर हाँ, तो क्यों? इन सवालों के जवाब अब कहीं न कहीं उसी रहस्यमयी मूर में छुपे थे, जहां न सिर्फ एक अपराधी शेल्डन छुपा बैठा था, बल्कि कोई ऐसा भी था जो खुद को सबकी निगाहों से बचाकर बहुत बड़ी चाल चल रहा था। लॉरा लायंस वॉटसन को बताती है कि वह सीधे रात में सर चार्ल्स की हवेली नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने उन्हें यूएली के पास बागीचे में मिलने के लिए बुलाया था ताकि बात भी हो जाए और किसी को पता भी न चले। वॉटसन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे कहीं भी कुछ संदेहजनक नहीं लगा, इसलिए वह विनम्रता से विदा लेकर वहां से लौट पड़ा। रास्ते में उसका ध्यान उन झोपड़ियों की ओर गया जो दलदली मैदान के एक कोने में बसी थी, ठीक वहीं जहां बैरीमोर ने बताया था कि वह रहस्यमयी व्यक्ति रहता है, जिसकी एक परछाई वॉटसन ने मूर के टोर पर देखी थी। अब तक यह झोपड़ियां केवल वीरान दिखाई देती थीं, लेकिन आज जैसे ही वॉटसन ने उन पर नजर डाली, उसे उनमें कुछ हलचल सी महसूस हुई। अभी वह इन्हीं विचारों में डूबा भास्करविल लौट ही रहा था कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात हो गई मिस्टर फ्रैंकलैंड से, वही बुजुर्ग व्यक्ति जो हमेशा अपनी दूरबीन लेकर छत पर खड़े रहते हैं और मोर के इलाकों पर नजर बनाए रखते हैं। फ्रैंकलैंड ने बेहद उत्साह के साथ बताया
कि उन्होंने अभी अभी एक बच्चे को मूर की ओर जाते हुए देखा है और वह बच्चा किसी को खाना पहुंचा रहा था। वॉटसन की आंखों में तुरंत एक चमक दौड़ गई। उसे याद आया कि शेल्डन को खाना बैरीमोर देता है, लेकिन यह बच्चा यह तो किसी और के लिए जा रहा है। वॉटसन के जहन में तुरंत ये बात स्पष्ट हो गई कि फ्रैंकलैंड ने जिस बच्चे को देखा है वह जरूर उसी रहस्यमयी व्यक्ति के लिए खाना लेकर जा रहा है जिसकी तलाश में वह खुद इतने दिनों से भटक रहा है। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, फ्रैंकलैंड ने पहाड़ी की दिशा में इशारा किया जहां से वह बच्चा अब भी गुजरा था। वॉटसन ने बिना समय गंवाए उस दिशा में दौड़ लगा दी, जैसे उसकी मंजिल अब बस कुछ कदमों की दूरी पर है। लेकिन पहाड़ियों के बीच वह रास्ता इतना घुमावदार और मुश्किल था कि जब तक वॉटसन उस तक पहुंचता वह बच्चा पहले ही पगडंडियों के बीच से होकर कहीं ओझल हो चुका था। वॉटसन वहीं रुककर गहरी सांस लेता है, लेकिन अब वह यह तय कर चुका था वह उस रहस्यमयी व्यक्ति तक पहुंचे बिना चैन नहीं लेगा, चाहे इसके लिए उसे इस डरावने मूर के हर कोने को क्यों न खंगालना पड़े। वॉटसन का मन अब यह मान चुका था कि वह रहस्यमयी व्यक्ति कहीं दूर नहीं है, जरूर यहीं आसपास की किसी झोपड़ी में छुपा बैठा है। वह पूरे दलदली इलाके में बनी हर झोपड़ी का बारीकी से निरीक्षण करता है, लेकिन ज्यादातर झोपड़ियां इतनी जर्जर और टूटी फूटी हालत में थीं कि उनमें इस खतरनाक माहौल में कोई इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता था। घूमते घूमते आखिरकार वॉटसन की नजर एक ऐसी झोपड़ी पर पड़ी जो बाकी सब की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित लग रही थी। उसकी छत सही सलामत थी, दरवाजा ढंग से बंद था और चारों ओर की मिट्टी पर ताजा पैरों के निशान भी मौजूद थे। वॉटसन ने नजरें घुमाकर चारों ओर देखा और जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो वह अपने सुलगते हुए सिगार को वहीं झोपड़ी के दरवाजे से कुछ पहले नीचे गिरा देता है और सावधानी से उस झोपड़ी के भीतर कदम रखता है। अंदर दाखिल होते ही उसकी निगाह वहां मौजूद सामान पर जाती है। एक कोने में कंबल करीने से रखा है, बर्तनों में थोड़ी सी बची हुई दाल जैसी कोई चीज है, एक किनारे पर पानी से भरा घड़ा है और दीवार पर कुछ पुराने अखबार भी चिपके हुए हैं, मानो कोई यहाँ बहुत सहेज कर रह रहा हो। वॉटसन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि ये बात अब साफ थी कि कोई इस झोपड़ी में रह रहा है और वह व्यक्ति जल्द ही लौटने वाला है। लेकिन फिलहाल वहां कोई नहीं था। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था, पर उस सन्नाटे में भी वॉटसन को लग रहा था मानो उसकी मौजूदगी को कोई महसूस कर रहा हो। अब वह तय करता है कि वह यहीं इसी झोपड़ी में रुककर उसका इंतजार करेगा, जिसे इतने दिन से वह खोज रहा है। आज वह उससे आमना सामना किए बिना वापस नहीं जाएगा। क्या वॉटसन जिस रहस्यमयी व्यक्ति का पीछा कर रहा है वह असल में उसका सबसे बड़ा जवाब बनकर सामने आएगा, या फिर एक नया रहस्य खड़ा करेगा? कहीं ये वही इंसान तो नहीं जो मूर में शिकार बनते जा रहे लोगों की निगाहों से दूर रहकर सब कुछ देख रहा है? क्या वह व्यक्ति हाउंड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? क्या अब वॉटसन उस सच्चाई के इतने करीब पहुंच चुका है जहां से लौटना मुमकिन नहीं? जानने के लिए बने रहिए हाउंड ऑफ द भास्करविल की इस रोमांचक कहानी के अगले अध्याय में। झोपड़ी में इंतजार करते करते वॉटसन के मन में कई विचार उमड़ने लगे थे, लेकिन तभी एक हल्की सी आहट ने उसकी सारी चेतना बाहर की ओर खींच ली। वह सतर्क हो गया, हर नस में चौकसी दौड़ने लगी और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर और कसकर थाम लिया। कदमों की आवाज अब और नजदीक आती जा रही थी और फिर बाहर से एक आवाज आई, बाहर आ जाओ वॉटसन, बाहर आकर यहाँ की ताजी हवा क्यों नहीं लेते? वॉटसन एक पल को ठिठक गया। ये आवाज उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और माथे की सलवटें एकाएक गायब हो गईं। चेहरे पर अचानक एक अलग ही उमंग दिखाई देने लगी। उसने झोपड़ी का दरवाजा खोलते ही बाहर झांका और वही हुआ जिसका उसे हल्का सा अंदेशा था। उसके सामने खड़ा था शर्लॉक होम्स। शर्लॉक को वहां देखकर वॉटसन के चेहरे पर इतनी राहत और खुशी थी जैसी उसने शायद पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने तुरंत पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शर्लॉक अपनी वही चिर परिचित मुस्कान के साथ बोला, मैं यहाँ सबसे छुपकर भास्करविल के इस रहस्यमयी केस पर ही काम कर रहा हूं और मैं यही देखना चाहता था कि तुम्हारी रिपोर्ट में क्या खास बातें निकलकर सामने आई हैं। ठंडी हवाएं और तेज होती जा रही थी, इसलिए दोनों भीतर झोपड़ी में लौट आए। शर्लॉक ने वॉटसन से उसकी पूरी रिपोर्ट मांगी और वॉटसन ने लॉरा लायंस से हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा देना शुरू किया। कैसे स्टेपल्टन ने लॉरा की आर्थिक मदद की थी, कैसे उसने शादी का झूठा वादा करके उसे धोखा दिया और कैसे उसी वजह से वह उस रात सर चार्ल्स से मिलने नहीं गई थी। शर्लॉक सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रहा था और जब वॉटसन अपनी बात पूरी कर चुका तभी शर्लॉक ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिससे वॉटसन पूरी तरह चौंक गया। उसने कहा, स्टेपल्टन और मिसेस स्टेपल्टन जो सबको भाई बहन लगते हैं, असल में वे पति पत्नी हैं। वॉटसन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह राज इतना बड़ा था कि उसकी कल्पना से बाहर था। शर्लॉक ने आगे बताया, यही वजह है कि स्टेपल्टन को सर हेनरी और मिस स्टेपल्टन के बीच बढ़ती नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी पत्नी से रिश्ता बनाए और इस रहस्य को खोलने से उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाती। शर्लॉक ने यह भी बताया कि लंदन में जो आदमी उनका पीछा कर रहा था, जिसका रहस्य अब तक उलझा हुआ था, वह और कोई नहीं
बल्कि स्टेपलेटन ही था। शर्लॉक होम्स अपनी वही गहराई से सोचने वाली आवाज में वॉटसन को बताने लगा, जब मैंने तुम्हारी रिपोर्ट में पढ़ा कि स्टेपलेटन और उसकी पत्नी पहले इंग्लैंड में एक स्कूल चलाते थे जो महामारी के कारण बंद हो गया, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। बात कुछ अधूरी सी लगी। मैं जानता था कि अगर किसी सच्चाई तक पहुंचना है तो उसके पीछे की परतों को खंगालना पड़ेगा। शर्लॉक ने आगे कहा, मैंने तुरंत स्कूल से जुड़ी एजेंसियों से संपर्क किया और पूरा रिकॉर्ड खंगाल डाला, और जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। वह स्कूल महामारी की वजह से नहीं, बल्कि स्टेपलेटन और उसकी पत्नी की लापरवाही की वजह से बंद हुआ था। वे शिक्षक नहीं, चालाक लोग थे, जिन्होंने बच्चों की जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लिया और अंततः उन्हें वहां से निकाल दिया गया। शर्लॉक थोड़ी देर रुका, फिर गहरी सांस लेकर बोला, उसी दिन से उन्होंने अपनी असली पहचान छुपा ली। स्टेपलेटन ने अपनी पत्नी को सबके सामने अपनी बहन बताना शुरू किया ताकि वह और भी आसानी से लोगों को धोखा दे सके, और यहीं से शुरू हुई एक बहुत खतरनाक साजिश। शर्लॉक की आंखें अब तेजी से चमक रही थीं। उसने लॉरा लायंस को शादी का झूठा वादा किया, उसके भरोसे को तोड़ा और उससे वह चिट्ठी लिखवाई जिसकी वजह से सर चार्ल्स को उस रात यूएली के बगीचे में बुलाया गया, वही रात जब उनकी मौत हुई। वॉटसन अब तक यह सब सुनकर स्तब्ध था। उसके सामने मानो पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। शर्लॉक अब बहुत गंभीर हो चुका था। उसने कहा, स्टेपलेटन ही वह आदमी है जो इस रहस्य का असली गुनहगार है। वही है जिसने सर चार्ल्स की जान ली और अब उसकी नजर सर हेनरी पर है। शर्लॉक की आवाज अब निर्णायक थी। हमें अपनी अगली चाल बहुत सोच समझ कर चलनी होगी, क्योंकि अगर हम देर कर गए तो स्टेपलेटन अपनी अगली काली चाल चल चुका होगा। रात के सन्नाटे ने जैसे अपनी सांसें रोक ली थीं। झोपड़ी में शर्लॉक और वॉटसन किसी गहरी योजना पर बात कर ही रहे थे कि तभी मूर की वीरानियों में एक चीख गूंज उठी, एक भयानक दिल दहला देने वाली हाउंड की दहाड़ जिसने दोनों को वहीं सन्न कर दिया। वो आवाज किसी आम जानवर की नहीं थी, उसमें ऐसा कुछ था जो रगों में बर्फ जैसा डर भर दे। शर्लॉक और वॉटसन एक दूसरे की तरफ देखते ही बिना देर किए उसी दिशा में दौड़ पड़े जहां से वह चीख आई थी। शर्लॉक के मन में बस एक ही डर था, कहीं स्टेपलेटन ने अपना आखिरी और सबसे घातक वार तो नहीं कर दिया। दोनों घनी अंधेरी पगडंडियों और पत्थरीले रास्तों को पार करते हुए उस जगह पहुंचे जहां से वह चीख आई थी। वहां पहुंचते ही उन्हें जमीन पर एक आदमी दिखाई दिया, मुंह के बल पड़ा, लहूलुहान हालत में। उसका पूरा शरीर जैसे किसी दरिंदे ने नोच डाला हो। कपड़े फटे हुए थे, खून चारों ओर बिखरा था और वह एकदम निष्क्रिय पड़ा था। अंधेरे में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी ही उन्हें दृश्य साफ देखने दे रही थी। वॉटसन की रूह कांप गई। उस व्यक्ति की बनावट, उसके कपड़े, सब देखकर तो यही लगा कि यह कोई और नहीं बल्कि सर हेनरी ही है। शर्लॉक की आंखों में पछतावे और गुस्से की लहर एक साथ दौड़ गई। उसके होंठों से बस इतना निकला, हम देर हो गए वॉटसन, ये सब मेरी गलती है। उस पल ऐसा लगा मानो उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हों। दोनों ने मन ही मन निर्णय लिया कि वे सर हेनरी के इस शव को लेकर भास्करविल हॉल लौटेंगे। लेकिन तभी जैसे भाग्य ने एक और परत पलट दी। जैसे ही उन्होंने शव को पलटा, चेहरे पर चढ़े बालों और गंदगी को हटाया, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। यह सर हेनरी नहीं था, यह था शेल्डन, वही खूंखार कैदी जो जेल से भागा था और अब इस मूर में अपनी जान गंवा बैठा था। शर्लॉक थोड़ी देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। लेकिन इसने सर हेनरी के कपड़े क्यों पहन रखे थे? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। वॉटसन ने उस पल याद किया, बैरीमोर अक्सर सर हेनरी के पुराने कपड़े शेल्डन को दे देता था ताकि वह ठंड से बच सके। शायद यही वजह है। शर्लॉक ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नया संकल्प था। शर्लॉक को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उस खूंखार हाउंड ने सर हेनरी के कपड़ों की गंध को पहचान लिया था और उसी गंध को निशाना बनाकर उसने शेल्डन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। शर्लॉक और वॉटसन दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फिलहाल शेल्डन की लाश को झोपड़ी में ही रखा जाए। लेकिन जैसे ही वे ऐसा करने की सोचते हैं, तभी अचानक स्टेपलेटन वहां भागता हुआ पहुंच जाता है और शेरलॉक को देखकर चौंक उठता है। उसका चेहरा पल भर के लिए हक्का बक्का रह जाता है और वह तुरंत सवाल करता है, यहां क्या हुआ? यह जमीन पर पड़ा आदमी कौन है? शेरलॉक बहुत शांत भाव से जवाब देता है, यह शेल्डन है, पहाड़ी से फिसलकर नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। स्टेपलेटन बाहरी तौर पर इस खबर पर हैरानी दिखाता है, मानो वह कुछ भी नहीं जानता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा होता है। फिर वह शेरलॉक से पूछता है, तुम यहां कब से हो? तुम्हें तो लंदन में होना चाहिए था। शेरलॉक मुस्कुराकर कहता है, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आया हूं और कल सुबह लंदन वापस लौट रहा हूं। यह सुनकर स्टेपलेटन वहां से जल्दी से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह जाता है, शेरलॉक वॉटसन की तरफ मुड़कर गंभीरता से कहता है, अब वह मुझे यहां देख चुका है। इसका मतलब है कि अब वह ज्यादा देर नहीं लगाएगा। वो अपनी अगली चाल बहुत जल्द चल सकता है, इसलिए वॉटसन, अब हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। वॉटसन पूछता है, अगर स्टेपलेटन ही असली कातिल है तो हम उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रहे? इस पर शेरलॉक जवाब देता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे हम स्टेपलेटन को हाउंड से जोड़ सकें, और बिना सबूत के वह हमसे एक कदम आगे ही रहेगा।
इसके बाद दोनों शेल्डन के मृत शरीर को झोपड़ी में ही छोड़कर भास्करविल हॉल की ओर लौटने लगते हैं। रास्ते भर शेरलॉक सिर्फ एक ही बात दोहराता है, जो कुछ भी आज हुआ हम सभी से यही कहेंगे कि शेल्डन की मौत एक हादसे में हुई है। वह पहाड़ी से गिरा। अगर हाउंड का जिक्र किया गया तो सब डर के मारे बेकाबू हो जाएंगे और हमारी योजना भी अधूरी रह जाएगी। जब दोनों भास्करविल हॉल पहुंचते हैं तो सर हेनरी शेरलॉक को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रात के खाने के बाद शेरलॉक सर हेनरी से एक गंभीर स्वर में कहता है, आगे जो योजना है उसमें आपकी मदद बेहद जरूरी होगी। सर हेनरी बिना किसी झिझक के जवाब देते हैं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। खाने के बाद जब सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं तब शेरलॉक वॉटसन को साथ लेकर भोजन कक्ष में वापस आता है और दीवार पर टंगी हुई भास्करविल परिवार की पुरानी तस्वीरों की ओर इशारा करता है। वह एक तस्वीर पर मोमबत्ती की रोशनी डालता है और कहता है, वॉटसन जरा इस चेहरे को ध्यान से देखो। वॉटसन कुछ पल उस चेहरे को गौर से देखता है और फिर अचानक बोल पड़ता है, ये तो स्टेपल्टन है। शेरलॉक गंभीरता से सिर हिलाकर कहता है, बिल्कुल, स्टेपल्टन दरअसल भास्करविल परिवार का ही हिस्सा है और यही असली वजह है इन सब हत्याओं की। वह उस हाउंड का इस्तेमाल कर रहा है ताकि सभी मौतें किसी श्राप का नतीजा लगें और जब भास्करविल परिवार का कोई उत्तराधिकारी न बचे तो सारी जायदाद उसी के हाथ लग जाए। अब रहस्य का पर्दा उठ चुका था, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। तो अब सब कुछ सामने है। स्टेपल्टन न सिर्फ झूठा है बल्कि वही असली वारिस भी है और उसी ने खूंखार हाउंड का इस्तेमाल करके ये डरावना खेल रचा। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या शेरलॉक होम्स समय रहते उसकी चाल को मात दे पाएगा? क्या स्टेपल्टन का अगला हमला सर हेनरी पर होगा? और क्या वह हाउंड अब भी मूर में कहीं आजाद घूम रहा है, किसी नए शिकार की तलाश में? जानने के लिए देखिए अगला भाग हाउंड ऑफ द भास्करविल की इस दिल दहला देने वाली कहानी में। अगली सुबह वॉटसन की नजर जैसे ही बाहर पड़ी उसने देखा कि शेरलॉक कहीं से लौट रहा है। उसके चेहरे पर सर्द हवाओं से जमी हुई संजीदगी थी और चाल में एक अजीब सी ताजगी। वॉटसन ने पूछा कि वो कहाँ गया था तो शेरलॉक ने मुस्कुराते हुए बताया कि वह सुबह सुबह प्रिंसटाउन जेल गया था और वहाँ के अधिकारियों को शेल्डन के बारे में सूचना दी थी। इसके बाद वह सीधा कार्टराइट के पास गया और उसे यह बताने कि वह अब झोपड़ी में नहीं बल्कि भास्करविल हॉल में है, क्योंकि अगर वह ऐसा न करता तो बेचारा कार्टराइट उस वीरान झोपड़ी के बाहर उसकी प्रतीक्षा करते करते ठंड में जम ही जाता। लेकिन अब शेरलॉक पूरी तरह तैयार था। आज का दिन था स्टेपल्टन के शिकार का। सुबह के भोजन के बाद शेरलॉक और वॉटसन सीधे सर हेनरी के पास पहुंचे। शेरलॉक ने अपनी बात बिना किसी भूमिका के रखी। उसने कहा कि अब वक्त आ गया है जब सर हेनरी को पूरी निडरता से उसकी योजना का हिस्सा बनना होगा और बिना किसी सवाल के उसका साथ देना होगा। सर हेनरी थोड़ी देर चुप रहे लेकिन फिर गंभीरता से सिर हिलाकर मान गए। शेरलॉक ने उन्हें समझाया कि आज रात उन्हें मेरीपिट हाउस स्टेपल्टन के आमंत्रण पर जाना है, लेकिन जाते ही अपनी गाड़ी को वहीं से वापस भेज देना है और रात को अकेले पैदल भास्करविल हॉल लौटना है। उन्हें स्टेपल्टन से यह कहना होगा कि शेरलॉक और वॉटसन एक जरूरी काम के चलते लंदन लौट गए हैं। यह सुनते ही सर हेनरी का चेहरा थोड़ा डर से पीला पड़ गया। वह बोले कि मूर के अंधेरे और उस खतरनाक हाउंड की मौजूदगी में यह पैदल यात्रा, क्या यह सचमुच सुरक्षित है? लेकिन शेरलॉक ने उनकी ओर सीधा देखते हुए कहा, अगर आपने मुझ पर भरोसा किया है तो बस इतना जान लीजिए कि मैं आपको कोई ऐसा काम नहीं करने दूंगा जिससे आपकी जान को कोई खतरा हो। सर हेनरी ने कुछ पल सोचा, फिर गहरी सांस ली और हामी भर दी। वॉटसन जो अब तक चुपचाप सब सुन रहा था, उसे भी शेरलॉक की योजना थोड़ी खतरनाक लग रही थी, लेकिन वह जानता था कि जब शेरलॉक कुछ सोच लेता है तो उसके पीछे कोई गहरी रणनीति जरूर होती है। नाश्ते के बाद शेरलॉक और वॉटसन कूम्ब ट्रेसी स्टेशन के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें कार्टराइट मिल गया जो उनका इंतजार कर रहा था। कार्टराइट ने शेरलॉक को एक टेलीग्राम सौंपा जो किसी और का नहीं बल्कि स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड का था। उसमें लिखा था कि वह जल्द ही वहां पहुंच रहा है। वॉटसन ने आश्चर्य से पूछा कि क्या शेरलॉक ने उसे बुलाया है? शेरलॉक मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैंने आज सुबह ही टेलीग्राम भेजा था। हमें अब स्टेपल्टन की गिरफ्तारी के लिए एक कानूनी हाथ की जरूरत है। इसके बाद शेरलॉक ने कार्टराइट को बुलाया और बेहद सतर्क स्वर में कहा, अब तुम्हें लंदन लौटना होगा और वहां पहुंचते ही सर हेनरी को मेरे नाम से एक टेलीग्राम भेजना। उसमें बस इतना लिखना कि मैं लंदन पहुंच चुका हूं और मुझे अब कोई जरूरी काम आ पड़ा है। कार्टराइट थोड़ा चौंका, लेकिन जब शेरलॉक ने उसे पूरा भरोसा दिलाया तो वह तुरंत स्टेशन की ओर बढ़ गया। ये सब कुछ सिर्फ एक दिखावा था। दरअसल शेरलॉक और वॉटसन आज रात मूर में ही रहने वाले थे, क्योंकि अब वह अपनी आखिरी चाल खेलने जा रहे थे। ये सारा खेल स्टेपल्टन के लिए बिछाए गए एक जाल का हिस्सा था, एक ऐसा जाल जिसमें फंसते ही उसके सारे राज खुलने वाले थे। कूम्ब ट्रेसी पहुंचकर शेरलॉक और वॉटसन सीधे मिसेज लॉरा लायंस से मिलने गए। लॉरा ने जब दोनों को अपने सामने देखा तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन शेरलॉक के सीधे सवालों और गंभीर चेहरे ने माहौल को तुरंत बदला।
शेरलॉक ने साफ शब्दों में उन्हें बताया कि स्टेपल्टन, जिसे वह अब तक एक ईमानदार और मददगार दोस्त समझती थी, असल में कितना बड़ा धोखेबाज है। उसने झूठ कहा कि वह अविवाहित है और वह लड़की जिसकी वो हमेशा तारीफ करता था कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी है, मिस स्टेपल्टन। लॉरा का चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा, मानो उसके पैरों की जमीन खिसक रही हो। फिर शेरलॉक ने उन्हें 4 साल पुरानी एक तस्वीर दिखाई जिसमें स्टेपल्टन और मिस स्टेपल्टन स्कूल के दिनों में एक साथ खड़े थे और नीचे साफ लिखा था, मिस्टर एंड मिसेस वेंडेलियोर। इस सच्चाई ने लॉरा लायंस को अंदर से तोड़ दिया। जिस इंसान पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने उन्हें इस्तेमाल किया। शेरलॉक ने उनका हौसला बढ़ाते हुए वादा किया कि वह जल्दी ही फिर उनसे मिलेंगे, लेकिन अभी उन्हें एक बेहद जरूरी काम के लिए निकलना होगा। इसके बाद शेरलॉक और वॉटसन स्टेशन पहुंचे जहां लेस्ट्रेड उनका इंतजार कर रहा था। लेस्ट्रेड को देखते ही शेरलॉक का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसने अब तक अपने पूरे प्लान का जिक्र न वॉटसन से किया था और न ही लेस्ट्रेड से। दोनों थोड़े उलझे हुए थे कि आखिर शेरलॉक के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इतना तय था कि अब खेल अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है। अब सभी डार्टमूर की ओर एक घोड़ा गाड़ी में रवाना हुए। रास्ते में सर्द हवा, रहस्यमयी खामोशी और घना कोहरा चारों ओर फैला था, मानो खुद मूर भी इस आखिरी रात के लिए तैयार हो रहा हो। जब वे मेरीपिट हाउस के करीब पहुंचे तो शेरलॉक ने गाड़ी रुकवाई और गाड़ीवान को आदेश दिया कि वह वापस कूम्ब ट्रेसी लौट जाए। अब से आगे का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना होगा। लेस्ट्रेड और वॉटसन दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। दोनों के मन में बेचैनी थी क्योंकि शेरलॉक ने अब तक अपने मन की कोई बात खुलकर नहीं बताई थी। वे सभी मेरीपिट हाउस की ओर बढ़ते जा रहे थे, घने कोहरे, अंधेरी पगडंडियों और दलदली जमीन के बीच, जहां एक झूठे नाम के पीछे छुपा हुआ एक हत्यारा अपनी आखिरी चाल खेलने ही वाला था। तभी सबकी नजर सामने जाती है। कुछ दूरी पर मेरीपिट हाउस की हल्की सी रोशनी टिमटिमाती नजर आने लगती है। घने कोहरे और रात की सर्द हवा के बीच वह रोशनी जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। शेरलॉक तुरंत सभी को वहीं रुकने का इशारा करता है और फुसफुसाकर कहता है, अब से कोई आवाज नहीं, एक भी कदम गूंजा तो हमारी पूरी योजना बेकार हो सकती है। फिर वह लेस्ट्रेड को अलग ले जाकर एक चट्टान के पीछे छिपने को कहता है, तुम बस मेरा संकेत मिलने तक यहीं रहना, बाकी काम हम संभाल लेंगे। इसके बाद वह वॉटसन की तरफ मुड़ता है और धीमे से कहता है, तुम पहले भी मेरीपिट हाउस जा चुके हो, इसलिए तुम सामने जाकर निगरानी रखो, ध्यान से देखना कौन कौन कमरे में मौजूद है और क्या चल रहा है। वॉटसन सर हिला देता है और सावधानी से आगे बढ़ जाता है। अब सबकी निगाहें मेरीपिट हाउस पर टिक चुकी थीं। अंदर की झलक जो दिखाई दे रही थी वह बहुत कुछ बयां कर रही थी। कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, सर हेनरी और स्टेपल्टन। दोनों गोल मेज के विपरीत किनारों पर बैठे हुए थे। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और उस रोशनी में दोनों के चेहरों के भाव साफ नजर आ रहे थे। मेज पर कॉफी, शराब और सिगार की लपटें फैल रही थीं। स्टेपल्टन बेहद जोश में कुछ समझा रहा था, शायद कुछ मनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि सर हेनरी का चेहरा थका हुआ, पीला और घबराया हुआ लग रहा था, मानो उसके मन में कोई अनजाना डर घर कर गया हो। और क्यों न हो, वो जानता था कि अब से कुछ ही देर बाद उसे उस खौफनाक मोड़ से होकर पैदल घर लौटना है और वहीं कहीं अंधेरे में उसकी मौत का शिकारी छिपा हो सकता है। अब जब शेरलॉक और उसकी टीम एकदम करीब है और शिकार खुद शेर के सामने बैठा है तो सवाल उठता है, क्या स्टेपल्टन की आखिरी चाल चलने का समय आ चुका है? और क्या शेरलॉक वाकई उस भयानक हाउंड का पर्दाफाश कर पाएगा इससे पहले कि कोई और इसकी बलि चढ़ जाए? वॉटसन लगातार मेरीपिट हाउस में नजरें जमाए बैठा था कि तभी स्टेपल्टन अचानक उठता है और कमरे से बाहर निकल जाता है, जबकि सर हेनरी अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर गहराई से सिगार के कश ले रहे थे, मानो खुद को किसी अनजानी चिंता से संभालने की कोशिश कर रहे हों। वॉटसन की नजरें हर हरकत पर थीं। तभी उसने एक दरवाजे के चरमराने की आवाज सुनी और साथ ही कंकड़ भरी जमीन पर भारी जूतों की खटखटाहट गूंज उठी। वॉटसन ने देखा कि स्टेपल्टन बगीचे के एक कोने में बने आउटहाउस के दरवाजे के पास पहुंचा और उस दरवाजे को, जिस पर ताला लगा हुआ होना चाहिए था, बिल्कुल खुला छोड़ दिया। यह एक छोटा सा संकेत था, लेकिन इसने बहुत कुछ कह दिया। वॉटसन यह सब देखकर तुरंत पीछे लौटता है और शेरलॉक और लेस्ट्रेड को सारी बात बताता है, कैसे स्टेपल्टन ने उस रहस्यमयी कमरे का ताला खोल दिया है और साथ ही यह भी कि मिस स्टेपल्टन और उनके घर के नौकर भी इस समय घर पर मौजूद नहीं है। ये जानकारी शेरलॉक को तुरंत सतर्क कर देती है, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि कोहरा अब बहुत घना हो चुका था और हर पल उसके जाल की सूरत को बिगाड़ता जा रहा था। सर हेनरी अब तक घर से बाहर नहीं निकले थे और हर बीतते पल के साथ शेरलॉक का प्लान अधर में लटकता जा रहा था। दलदल अब गहराते कोहरे में गुम होता जा रहा था और अगर सर हेनरी और देर करते तो उनका पूरा ऑपरेशन बेकार हो सकता था। लेकिन तभी सर हेनरी मेरीपिट हाउस से बाहर निकलते हैं, स्टेपल्टन को अलविदा कहते हैं और अपने अकेले पैरों से उस भयानक दलदल के रास्ते पर भास्करविल की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर शेरलॉक, वॉटसन और लेस्ट्रेड अब भी एक विशाल पत्थर के पीछे छिपे हुए थे। हर निगाह सर हेनरी पर गड़ी हुई थी। सर हेनरी एकदम शांत और अनजान अंदाज में उनके सामने से गुजरे और कोहरे की दिशा में आगे बढ़ गए और तभी एक भारी, धीमी लेकिन लगातार बढ़ती हुई पैरों की आवाज उनके कानों में पड़ी, कोहरे में से आती हुई, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की महक सूंघ चुका हो
और अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हो। और जैसे ही वह रहस्यमयी आकृति कोहरे से बाहर निकली, सबकी सांसें थम गईं। वह कोई और नहीं बल्कि वही शैतानी प्राणी था, हाउंड ऑफ द भास्करविल। लेकिन यह कोई आम हाउंड नहीं था, वह एक राक्षसी, विकराल, नरक से निकला हुआ शिकारी जानवर लग रहा था, जिसकी चमकती आंखें जैसे अंगारे उगल रही थीं और खुले हुए जबड़ों से डरावनी फुंकारें निकल रही थीं। उसका शरीर धुएं की तरह काला था और हर कदम उसके पंजों से मानो जमीन कांप रही थी। वह सीधे सर हेनरी की ओर बढ़ रहा था। उसकी गति तेज होती जा रही थी और उसकी निगाहें अपने शिकार पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आज रात यही वह पल है जब भास्करविल के श्राप की आखिरी कड़ी पूरी हो जाएगी। वह विशाल, काला, दैत्याकार शिकारी हाउंड अब लंबी लंबी छलांगें लगाता हुआ सर हेनरी की ओर बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था। उसकी चाल में एक शिकारी की वहशी भूख थी और उसकी आंखों में जलती हुई प्यास शिकार को फाड़ डालने की। शेरलॉक ने पहले केवल एक शिकारी हाउंड की कल्पना की थी, पर अब जो उनके सामने था वह एक दैवी श्राप जैसा जीव था, मानो नरक का दरिंदा खुद ही धरती पर आ गया हो। शेरलॉक और वॉटसन ने एक पल की देरी किए बिना अपनी अपनी पिस्तौलें तान दी और एक साथ गोलियां दागी। गोलियों की आवाजें मूर की चुप्पी को चीरती चली गईं और उस भयानक जानवर के शरीर से एक कराह सी निकल पड़ी। लेकिन वह हाउंड फिर भी नहीं रुका। वह आगे ही बढ़ता चला गया, मानो दर्द भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। उधर सर हेनरी, जो इस पूरी योजना का हिस्सा तो थे लेकिन इस दृश्य के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, अब भय से कांपते हुए पीछे मुड़े और उन्हें वह भयानक हाउंड दिखाई दिया जो उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। उनकी आंखों में ऐसा डर था मानो किसी ने मौत को सामने देख लिया हो। पर उस शिकारी हाउंड की दर्द भरी चीखों से यह जरूर साबित हो गया कि उसे मारा जा सकता है। शेरलॉक बिना रुके उसकी ओर दौड़े, वॉटसन पीछे से उनके साथ दौड़ने लगे और लेस्ट्रेड भी अपनी पूरी ताकत के साथ उनके पीछे हो ली। वे सब पगडंडी पर उसी रफ्तार से दौड़ रहे थे जितनी रफ्तार से एक जान बचाने की होनी चाहिए। उनके सामने सर हेनरी की चीखें हवा में गूंज रही थीं और पीछे से आती उस हाउंड की गरजती हुई आवाज जैसे खुद कयामत का संगीत बन चुकी थी। फिर अचानक ही उस दैत्य ने झपट्टा मारा और सर हेनरी को जमीन पर गिरा दिया। उसके भारी शरीर ने सर हेनरी को जकड़ लिया और उसके जबड़े उनके गले को नोचने के लिए तैयार हो गए। पर तभी शेरलॉक ने पूरे नियंत्रण और साहस के साथ अपनी रिवॉल्वर से एक के बाद एक 5 गोलियां दागी जो सीधे उस हाउंड के शरीर में जा धसी। गोलियों के घाव से छटपटाता वह शिकारी हाउंड एक भयानक चीख के साथ हवा में उछला, अपने नुकीले पंजों से हवा को चीरने लगा और फिर पूरी ताकत के साथ जमीन पर आकर गिरा। उसकी टांगें कुछ पलों तक हवा में छटपटाती रहीं जैसे वह आखिरी कोशिश कर रहा हो और फिर सब शांत हो गया। वह विशाल राक्षसी हाउंड अब मर चुका था। शेरलॉक तुरंत सर हेनरी के पास पहुंचे और उन्हें ऊपर उठाया और देखा उनके शरीर पर कोई खरोंच नहीं थी, बस वह डर और सदमे की हालत में बेहोश थे। यह देखकर सबके सीने से जैसे एक भारी बोझ हट गया हो। लेस्ट्रेड ने तुरंत अपनी ब्रांडी की फ्लास्क निकाली और सर हेनरी के होठों से लगाई। कुछ ही देर में सर हेनरी की बंद पलकें कांपने लगीं और उन्होंने हल्के से आंखें खोल दी। उन्होंने पहले शेरलॉक को देखा, फिर वॉटसन को और फिर गहरी थकी हुई आवाज में पूछा, क्या सब खत्म हो गया? शेरलॉक ने सर हेनरी से दिल से माफी मांगी कि उसकी योजना के चलते सर हेनरी को इतना बड़ा खतरा उठाना पड़ा, लेकिन सर हेनरी ने मुस्कुराकर उसका धन्यवाद किया। सर हेनरी ने कहा कि अगर शेरलॉक ना होता तो आज वह जिंदा ना होता। शेरलॉक ने सर हेनरी को एक सुरक्षित चट्टान पर बैठाया और वॉटसन को उनके पास छोड़ा, फिर खुद तेजी से स्टेपलेटन के घर की ओर भागा ताकि उसे तुरंत पकड़ा जा सके। पर उसके भीतर एक बेचैनी थी क्योंकि वह जानता था कि स्टेपलेटन अब तक भाग चुका होगा। हुआ भी वही जब शेरलॉक और लेस्ट्रेड ने मिलकर पूरा घर छान मारा, नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोना खंगाल डाला, लेकिन स्टेपलेटन का कोई अता पता नहीं था। जब वे दोनों ऊपरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां एक दरवाजा अंदर से बंद था और भीतर से कुछ धीमी कराहने और सरसराने जैसी आवाजें आ रही थीं। शेरलॉक ने बिना देरी किए अपने पैर से ताले के ठीक ऊपर जोरदार ठोकर मारी और दरवाजा तेज आवाज के साथ टूटता हुआ खुल गया। दोनों एक साथ पिस्तौलें ताने हुए अंदर घुसे और जो उन्होंने देखा उसने दोनों को स्तब्ध कर दिया। कमरे के बीचों बीच एक लंबा लकड़ी का खंभा था जिसमें किसी को रस्सियों से कसकर बांध कर रखा गया था। वह कोई और नहीं बल्कि स्टेपलेटन की पत्नी मिस स्टेपलेटन थी, जिन्हें उनके ही पति ने बेरहमी से मार मार कर बेहाल कर दिया था। जैसे ही उन्हें आजाद किया गया वो एक दर्द भरी कराह के साथ जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा, सर हेनरी ठीक है ना? और जब उन्हें बताया गया कि वह सुरक्षित हैं तो उनकी आंखों से जैसे राहत बहने लगी। शेरलॉक ने फिर बिना समय गवाए उनसे पूछा, तुम्हारा पति कहाँ गया हो सकता है? मिस स्टेपलेटन थकी टूटी आवाज में बताती हैं कि उसने ग्रिम्पेन मायर के दलदल में अपनी एक छुपी हुई जगह बना रखी है और वहां तक जाने के लिए उसने खास निशान भी बना रखे हैं ताकि वह रास्ता सिर्फ उसी को याद रहे। शेरलॉक जानता था कि अंधेरे और कोहरे में उस दलदल में जाना अब व्यर्थ है, इसलिए वह निर्णय लेता है कि स्टेपलेटन की तलाश अगली सुबह की जाएगी। शिकारी हाउंड अब मर चुका था
और फिलहाल सर हेनरी की तबीयत की भी देखभाल जरूरी थी। इसलिए अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणों के साथ कोहरा छट चुका था, शेरलॉक, वॉटसन, लेस्ट्रेड और मिस स्टेपलेटन उस दिशा में निकल पड़े जहां वह भयावह ग्रिम्पेनमायर फैला था। मिस स्टेपलेटन उन्हें उस विशेष जगह की ओर ले जा रही थी जहां से स्टेपलेटन अपने छिपने की योजना बनाया करता था। अब सबकी निगाहें उस दलदली रहस्य की गहराई में उस शातिर अपराधी को ढूंढने में लगी थी। मिसेज स्टेपलेटन उस पतले लेकिन ठोस भूभाग पर खड़ी थी जो दलदल के भीतर गहराई तक फैला हुआ था। वह जगह जितनी स्थिर दिख रही थी उतनी ही खतरनाक भी थी, क्योंकि उसके अंतिम छोर पर बेतरतीब ढंग से लगी लकड़ी की छोटी छोटी छड़ें इस बात का संकेत दे रही थी कि यहाँ से कोई जिगजैग रास्ता गुजरता है जो जलकुंभी से ढके हुए हरे तालाबों, सड़ती गली कीचड़ भरी खाइयों और अनदेखे खतरों के बीच से होकर निकलता है। ये वही दलदल था जिसकी खाइयां किसी भी अजनबी के लिए मौत के जाल से कम नहीं थी, और शायद यही जाल इस बार स्टेपलेटन के लिए भी बना था। दलदल के इस रास्ते को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां से हाल ही में कोई गुजरा हो, जैसे किसी की हड़बड़ाहट भरी पदचापें मिट्टी पर अब भी दर्ज हों। तभी अचानक शेरलॉक का पांव फिसला और वह कमर तक दलदल में धंस गया। एक ऐसा पल जब मौत की हल्की सी परछाई उसकी सांसों को छूकर निकल गई, लेकिन वॉटसन और लेस्ट्रेड ने बिना देर किए उसे खींचकर बाहर निकाला। इसी संघर्ष के बीच शेरलॉक की नजर उस चीज पर पड़ी जो इस पूरी कहानी को जोड़ने वाली आखिरी कड़ी थी, सर हेनरी का खोया हुआ जूता। वह जूता जो कुछ समय पहले रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया था और जिसे स्टेपलेटन ने चुपचाप चुरा लिया था। शेरलॉक ने उसे उठाते हुए कहा, उसने इस जूते को सर हेनरी की गंध सिखाने के लिए इस्तेमाल किया, और जब उसे समझ में आ गया कि अब खेल खत्म हो गया है, तब भी वह इसे अपने पास संभाले रहा और आखिर में भागते समय यही जूता यहाँ फेंक दिया। फिर सबकी नजर सामने एक टापू पर पड़ी, एक ऐसा टापू जो दलदल की कीचड़ भरी बाहों से घिरा था और जहां पहुंच पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यही वह जगह थी जहां स्टेपलेटन ने अपने उस राक्षसी शिकारी हाउंड को छिपा कर रखा था। चारों ओर बिखरी पड़ी हड्डियां, कुछ साबुत, कुछ चबाई हुई और कुछ पर गहरे दांतों के निशान। यह सब इस बात का सबूत था कि वहां कभी एक भयानक और खूंखार जीव को पाले रखा गया था। और अब सभी सुरागों और उस जूते की गंध से जुड़े इस आखिरी संकेत के साथ शेरलॉक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्टेपलेटन, जो खुद को सबसे होशियार समझता था, वह रात के अंधेरे में इसी दलदल की गोद में समा गया और शायद उसकी लाश अब इस दलदली मौत की परतों में कहीं दब चुकी है हमेशा के लिए। हाउंड ऑफ द भास्करविल केस को सुलझे हुए काफी समय बीत चुका था, लेकिन एक धुंध भरी सर्द रात में जब चारों ओर सन्नाटा पसरा था, वॉटसन की जिज्ञासा फिर से जाग उठी। उसने शेरलॉक होम्स से अनुरोध किया कि वह इस रहस्यपूर्ण मामले की पूरी सच्चाई, पर्दे के पीछे छिपी हर परत आज उसे बताए। शेरलॉक ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, अब जबकि पूरा खेल सामने आ चुका है, मैं तुम्हें सब कुछ क्रम से बता सकता हूँ। और फिर जैसे कहानी का एक अदृश्य पर्दा धीरे धीरे उठने लगा और उस परतों में दबी एक जटिल साजिश अपने असली रूप में सामने आने लगी। वह व्यक्ति जिसे सब एक शांत स्वभाव वाला प्राकृतिक विज्ञान का शिक्षक समझते थे, दरअसल उसका असली नाम वांडलेयर था। भास्करविल खानदान के सर चार्ल्स के छोटे भाई रॉजर का बेटा, जो दक्षिण अमेरिका से विरासत की हवस लिए डेवोन लौट आया था। लेकिन वह सच की राह पर नहीं चला। उसने धोखे और चालाकी का रास्ता अपनाया और अपने साथ अपनी पत्नी को लाया, जिसे उसने दुनिया की आंखों में अपनी बहन बनाकर पेश किया ताकि उसकी असलियत कोई न जान सके। उसका एक ही उद्देश्य था, भास्करविल की जायदाद पर कब्जा करना। इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसने लंदन की फुलहम रोड से रॉस एंड मैंगल्स नामक डीलर से एक विशाल ब्लडहाउंड मास्टिफ कुत्ता खरीदा। उसे रात के अंधेरे में गुप्त रूप से डेवोनशायर लाया और उसे ग्रिम्पेनमायर के बीच एक वीरान टिन खदान टापू पर बांध दिया, जहां उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ा गया। हड्डियों और मांस के टुकड़ों से उसका खूंखार स्वभाव और बढ़ाया गया। उस पर फास्फोरस का लेप करके उसे शैतानी चमक दी गई, जिससे अंधेरे में उसकी शक्ल आग की तरह दहकती दिखाई देती थी। इस भयावह जानवर का पहला शिकार था सर चार्ल्स, जिसे स्टेपलेटन ने लॉरा लायंस नाम की महिला के जरिए एक झूठा निमंत्रण दिलवाया कि वे रात 10 बजे गेट के पास उनसे मिले। जैसे ही सर चार्ल्स वहां पहुंचे, स्टेपलेटन ने अपने चमकते दानव को वहां छोड़ा और उसका एक डरावना झलक ही काफी था। उनका कमजोर दिल उस भय को सह न सका और वहीं रुक गया। इस योजना में सबसे दुखद पहलू था स्टेपलेटन की पत्नी, जो इस पूरी साजिश से दिल से सहमत नहीं थी। वह कई बार छुपकर सर हेनरी को चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन हर बार उसके पति का डर उसे चुप करा देता। दूसरी योजना सर हेनरी को मारने की थी, जहां उसने फिर वही पुराना तरीका अपनाया। सर हेनरी के पुराने कपड़े कुत्ते को सूंघाए, उसे भूखा रखा और उसके ऊपर फास्फोरस का चमकदार लेप कर उसे मेरीपिट हाउस के पास शेड में छिपा दिया। पर इस बार शेरलॉक होम्स पहले से तैयारी कर चुका था। उसने मूर में मोर्चा संभाला,
सर हेनरी को अकेले भेजा और जैसे ही हाउंड ने हमला किया, वॉटसन और शेरलॉक ने अपनी गोलियों से उसे वहीं ढेर कर दिया। जब यह साजिश सबके सामने उजागर हुई और स्टेपलेटन की असलियत सामने आई तो वह भाग खड़ा हुआ और उस खूंखार दलदल में समा गया जहां उसका पालित राक्षस पला था। वह वही टापू था जहां से कुत्ते के भयंकर गुर्राने की आवाजें आती थीं और अब शायद उसकी आत्मा ही वहां भटकती होगी। जब पूरा मामला खत्म हुआ तो वॉटसन ने धीमी निगाहों से शेरलॉक की तरफ देखा और पूछा, क्या यह सब पहले से तय था? शेरलॉक ने मानते हुए कहा कि यह केस जितना डरावना था उससे कहीं ज्यादा जटिल भी था, और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सर हेनरी को इस जानलेवा योजना का हिस्सा बनाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन कभी कभी अपराधी को पकड़ने के लिए हमें भी अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। कमरे में कुछ देर गहरी खामोशी रही। ठंडी हवा की सरसराहट और जलती हुई मोमबत्ती की झिलमिलाहट के बीच वॉटसन ने मन ही मन सोचा, क्या अगला केस भी इतना ही डरावना होगा और क्या वे दोनों फिर एक बार मौत से खेलने को तैयार हैं?